नमस्कार, सियासी अखाड़ा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। हरियाणा की राजनीति में हो क्या रहा है पिछले कुछ समय से कि जिनकी टिकट कटी फिर वो एक बैठक बुलाते हैं, कार्यकर्ताओं की बैठक। लगता है कुछ बड़ा होगा, लेकिन उसमें एक सामान्य सी बात कही जाती है और हाईकमांड का आदेश सर माथे माना जाता है। तो ये मान लिया जाए कि पार्टी में इस वक्त अनुशासन दिखाई दे रहा है, लेकिन टीस भी दिखाई दे रही है। कुछ ऐसा ही गुड़गांव लोकसभा सीट को लेकर भी हुआ है। टिकट कटा, उसके बाद जो कैप्टन अजय यादव के बेटे हैं उन्होंने कार्यकर्ताओं की बैठक बुलाई, अपनी बात रखी, लेकिन कुल मिलाकर सब हाईकमांड के आदेश को सर माथे मान रहे हैं। क्या कांग्रेस में परिपाटी कुछ बदली है ये? और अब जिनको टिकट दिया गया है, अगर हम गुड़गांव की बात कर लें तो चुनावी इक्वेशन क्या है उसे समझेंगे। पहले रिपोर्ट देखिए। कांग्रेस में सीट कटने पर छिड़ी रार अब धीरे धीरे ठंडी होने लगी है। गुरुग्राम सीट के ऐलान के बाद कैप्टन अजय यादव की नाराजगी और उसके बाद उनके बेटे और रेवाड़ी से विधायक चिरंजीव राव ने कार्यकर्ताओं के साथ बड़ी बैठक की है। लग रहा था कि गुरुग्राम सीट पर टिकट न मिलने पर मतभेद की दरार और बढ़ेगी, लेकिन चिरंजीव राव ने भारी मन से राज बब्बर के साथ चुनाव प्रचार और सपोर्ट करने का दावा कर दिया। हमारी जो नाराजगी थी वो केवल इतनी थी कि भाई कप्तान साहब ने लगातार, पिछला चुनाव आप लोगों ने देखा होगा, हमने 5 लाख मत लिए, दूसरे नंबर पर देश भर के अंदर उन्होंने लगातार लोगों के बीच में गए थे और कार्यकर्ताओं का मन था कि कप्तान साहब चुनाव लड़े। अब पार्टी हाईकमांड ने फैसला कर दिया राज बब्बर जी को टिकट मिलेगी, तब उसके बाद अगर हमें कोई नाराजगी होती तो हम यहाँ बैठक ना रखते। इस बैठक को रखने का मकसद ये था कि लोगों में ये मैसेज ना जाए, हमारे प्रतिद्वंदी ये सोचकर खुश ना हो कि भाई हम पार्टी से कोई बगावत करेंगे। हमारा एक ही मकसद रहेगा, यहाँ से जो कैंडिडेट है उसको हम लोग जिताएं, उसको भारी मतों से यहाँ भी जिताएंगे, बावल भी जिताएंगे, पटौदी भी जाएंगे। कैप्टन अजय यादव का टिकट कटने की नाराजगी कहीं ना कहीं कम होने लगी है, लेकिन श्रुति चौधरी का एक बार फिर से दर्द छलक पड़ा। सिरसा में उन्होंने कहा कि सर्वे में पहले नंबर पर थी, लेकिन उसके बाद भी मुझे टिकट नहीं मिला। अब ऐसा है कि पार्टी ने जो सर्वेस करे थे उसमें पार्टी के सर्वे में मैं ऊंची थी, 56% पे मैं थी और दूसरे दावेदार 32%, 32% पे थे। लेकिन फिर भी जो पार्टी ने निर्णय लिया है, बहुत सारी चीजें होती हैं पार्टी को जो भी निर्णय लेने के टाइम पे, तो मैं मानती हूँ कि जो भी किया है हम सब पार्टी के लोग हैं और पार्टी के साथ। कांग्रेस में पहले टिकट बंटवारों को लेकर खूब मंथन हुआ, लेकिन जिन नेताओं और नाराजगी छलक पड़ी, लेकिन अब वो पार्टी की भलाई की खातिर सपोर्ट करने की बात कर रहे हैं। न्यूज डेस्क, जनता टीवी। चार खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए। वेद प्रकाश विद्रोही जी कांग्रेस का पक्ष रखेंगे, डॉक्टर पंकज बेनीवाल भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे, रजवंत दहीनवाल इंडियन नेशनल लोकदल से और राकेश भड़ाना आम आदमी पार्टी का पक्ष रखेंगे। वेद प्रकाश विद्रोही जी, मैं आपसे शुरुआत करूंगा। बड़ी संभली सी स्थिति दिखती है, या हम कहें परिपक्व बयान जो है वो अब नेताओं की तरफ से आने लगे, ऐसा माना जाए? वरुण जी, आपको, भाई रजत दहीनवाल जी को, भाई राकेश भड़ाना जी को, भाई पंकज बेनीवाल जी को, आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार। कांग्रेस की पहली सूची आने के 3 दिन पहले मैंने आपसे बड़े साफ शब्दों में कहा था कि रायता समेट लिया गया है और हीलिंग टच की बात चल रही है और क्षणिक दर्द नेताओं में होगा जिनकी टिकट कटेगी। वही बात हुई। वो जो 3-4 दिन की हमने रायता समेटने के बाद देरी की थी, वो हीलिंग टच कर रहे थे और 2-3 दिन जो नेताओं की टीस थी, दर्द था, उसको निकलने में लगना स्वाभाविक था, क्योंकि जिनकी भी टिकट कटी है वो बड़े गंभीर नेता है, अच्छे नेता है, पार्टी के वफादार है, उनका हक था पूरा, पर टिकट तो किसी एक को ही मिलनी थी। इसलिए स्वाभाविक है अगर उनको मिल जाती तो दूसरों में टीस रहती 1-2 दिन, तो वो सारा मामला सिमट गया है, कोई समस्या नहीं है। मैंने बार बार आपसे कहा था। देखिए, मैं एक छोटा सा कार्य करता हूं और हरियाणा की राजनीति को बड़ी नजदीकी से काफी समय से जानता हूं और आप जानते हैं कि 6 महीने बाद विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। तो ऐसी स्थिति में कोई भी नेता अपनी व्यक्तिगत हानि के बाद भी कोई ऐसा स्टेप ना तो लेने वाला है, ना लेगा जिसको उससे कालांतर के अंदर उसको नुकसान हो। और ये जितने भी नेता हैं जिनकी टिकट कटी है, ये बड़े स्तर के लोग हैं, इनकी
भविष्य में भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहने वाली है। और कांग्रेस इनके साथ अन्याय नहीं करेगी, इनको साथ लेकर चलेगी, इनका सम्मान भी बरकरार रखेगी और भविष्य में इनका वाजिब हक भी देगी। अब भाजपा के लोग, विपक्ष के लोग क्या कहते हैं, ये उनका लोकतांत्रिक अधिकार है, हमें उस पर परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं आज भी कह रहा हूं, बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि लगभग 1.5 महीने हो गए या 2 महीने हो जाएंगे कुछ दिनों में, भाजपा की टिकटें भी घोषणा हो गई, पर आज तक भाजपा के नेता आज अंटिल टुडे ना तो एक हुए हैं और ना एक होने की संभावना है। और वो अपने राजनीतिक हितों के लिए पर्दे के पीछे कांग्रेस से वार्तालाप भी कर रहे हैं, कांग्रेस का सहयोग भी कर रहे हैं और सहयोग भी करेंगे, क्योंकि हमारे यहां किसी नेता की टिकट कटने से या किसी नेता को मिल गई वो उसका राजनीतिक भविष्य खराब करने की स्थिति में नहीं है। पर भाजपा में ऐसी स्थिति है कि भाजपा में एक ही संदेश दिया जा रहा है। आप अगर भाजपा के चुनाव प्रचार, भाजपा की चुनाव प्रणाली और नेताओं के साथ हो रहे व्यवहार को देखेंगे तो केवल एक ही संदेश दिया जा रहा है कि हरियाणा में केवल एक ही नेता है, मनोहर लाल खट्टर। जिसको मनोहर लाल खट्टर की छतरी के नीचे आना हो वो भाजपा में रह पाएगा और जो नहीं आएगा उसका राजनीतिक भविष्य बर्बाद हो जाएगा। ठीक है डॉक्टर पंकज बेनीवाल, आज एक बड़ी दिलचस्प बात कही है विद्रोही जी ने, पर्दे के पीछे से आप लोग कांग्रेस को सहयोग करेंगे, आपके नेता करेंगे या कर रहे हैं, ये मतलब ये एक नई बात है। दूसरा, उन्होंने कहा कि वन मैन शो चल रहा है आपकी पार्टी में। आमतौर पर ये बातें कांग्रेस के लिए कही जाती थी, अब वो ये बातें बीजेपी के लिए कह रहे हैं। नमस्कार वरुण भाई, सभी साथियों को नमस्कार, सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। लोकतांत्रिक अधिकार है, वेद प्रकाश विद्रोही जी का बड़े भाई हैं, इन्होंने अपनी समझ से जो कह दिया वो कह दिया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी सबसे पहले चुनावी मैदान में थी, सबसे पहले अपने नामांकन दाखिल किए और मैं बताऊंगा कि गुरुग्राम से ही 2014 में जब राव इंद्रजीत जी ने चुनाव लड़ा तो पहली बार वोट ली थी 6,44,780। वही बढ़कर जब 2019 में राव इंद्रजीत जी चुनाव भाजपा की टिकट से ही लड़ते हैं तो 8,81,546 वोट मिलती है, यानी कि पहली बार 48.82% और उसके बाद 60.94% वोट मिलती है इसी गुरुग्राम लोकसभा से राव इंद्रजीत जी को। तो राव इंद्रजीत जी का जीतना अब की बार, जैसे नायब सिंह सैनी जी कह के गए कि 8 लाख के मतों से हम लोग जीतेंगे गुड़गांव की सीट को, बिल्कुल ठीक कहा है नायब सिंह सैनी जी ने कि जिस तरीके से राव इंद्रजीत जी का जनता के साथ संवाद, जनता के साथ प्यार और जनता का प्यार उन्हें लगातार मिलता जा रहा है, पिछले 10 सालों से हमने देखा है। तो अब की बार अगर 8 लाख वोटों के मतों से अगर राव इंद्रजीत जी जीत जाते हैं तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी और ये देश की पहली ऐसी लोकसभा होगी जो 8 लाख के मतों से, सबसे ज्यादा मतों से जीतने वाली सीट अपने हरियाणा से निकलेगी। पिछली बार हमने अंबाला की, करनाल की सीट हमने जीती थी ऐसे ही, और फरीदाबाद की सीट भी काफी मतों से जीती थी, लेकिन अब की बार हम गुड़गांव की सीट को 8 लाख के मतों से जीतेंगे। और जो इन्होंने कहा कि रायता समेट लिया हमारी पार्टी ने, लेकिन कांग्रेस की पार्टी में उस रायते में किसी किसी को मिर्च ज्यादा लग रही है वरुण भाई, किसी किसी को मिर्च बहुत तीखी लग रही है, जिसकी वजह से कभी श्रुति चौधरी कुछ कह रही है, कभी कैप्टन अजय यूं कहते हैं कि डीप रूटेड कॉन्स्पिरेसी हो रही है, वरिष्ठ नेताओं को हटाने की, वरिष्ठ नेताओं को पार्टी से बर्खास्त करने की, वरिष्ठ नेताओं को पार्टी से दमन करने की, ऐसी कुछ नेताओं की। भूपेंद्र सिंह हुड्डा का नाम लिए बिना उन्होंने उनकी तरफ इशारा किया कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही ऐसा चाहते हैं कि पार्टी के जो बड़े नेता हैं, जो अच्छे नाम हैं, वो सब धूमिल हो जाएं। तो ऐसी इनकी पार्टी अगर ये कहते हैं कि हमने रायता समेट दिया, समेटा नहीं है, इनका रायता छिंड गया है, इनका रायता बिखरा हुआ है और पूरा बिखराव आज हरियाणा की जनता देख रही है कि कैसे कांग्रेस का रायता बिखरा हुआ है। और अब जो है भारतीय जनता पार्टी की एकमात्र टीम या एकमात्र पार्टी या जिसकी टीम का कैप्टन आज चुनाव लड़ रहा है अपनी पूरी टीम के साथ, अब कांग्रेस के प्रवक्ता बैठे हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता बैठे हैं, ये दो आजकल अलायंस में है और भी बताइए बहुत सारी पार्टियां इनके साथ अलायंस में है, ये बता दें इनका कैप्टन कौन है। ये तो अपना कैप्टन बदलने की बातें करते हैं, अगर कैप्टन बार बार बदले तो किस तरीके की टीम कैसे खेलेगी या कैसे प्रदर्शन होगा आपके सामने रहता है।
अगर कैप्टन मजबूत है, टीम मजबूत है, तो आपकी टीम पक्का निश्चित तौर पर जीतेगी। और नरेंद्र मोदी जी के हमारे जो कैप्टन हैं, हम बताते हैं कि हमारे जो अच्छे, जिन्होंने 10 साल से भारत को विकासशील से विकसित की ओर लेके गए हैं, ऐसी राजनीति देश में चलिए ठीक है पंकज भाई, अब मैं आगे आऊंगा आपके पास। ठीक है, मैं फिर लौटूंगा आपके पास, आता हूं आपके पास। रजवंत डहीनवाल, कांग्रेस में आपको दिख रहा है कि जो विद्रोही जी कह रहे हैं, हीलिंग टच दे दिया गया है, चीजें एकदम ट्रैक पर हैं, रायता समेट लिया गया है और नेताओं के बयान इस बात की तस्दीक करते हैं। आप कितना इत्तेफाक रखते हैं इससे? देखिए वरुण भाई, ऐसे बयानबाजी से ये रायता नहीं सिमट रहा। असल में क्या है कि दिखावे के लिए इस प्रकार के बयानबाजी की जाती है। असल में क्या होता है कि घाव होता है और घाव काफी गहरा होता है। वो अंदर का, बाहर का घाव तो भले ही भर जाए, पट्टी कर दी जाए, उसको दिख जाता है, लेकिन जो अंदर के घाव है वो भरते नहीं है। अब किस प्रकार से आपने देखा होगा कि राव इंद्रजीत सिंह जी वहां पर चुनाव लड़ रहे हैं और उन्हीं के पार्टी के जो नेता हैं, चाहे हम बात करें 2-4 जो उनके धुर विरोधी रहे हैं, अगर वो राव इंद्रजीत सिंह के कार्यक्रमों में लगातार कार्यक्रम चल रहे, उनमें नहीं जा रहे और वो बार बार ये कह रहे कि हम वोट तो देंगे, जब सहज अंदाजा लगा लेना चाहिए कि जब वो कार्यक्रमों में नहीं जा रहे, कहीं वोट नहीं मांग रहे और वो कह रहे हैं कि हम वोट देंगे, हम वोट दिलवाएंगे, तो कैसे दिलवाएंगे? इसका मतलब तो यही है ना कि उनमें कहीं ना कहीं टीस है, वो उनको कहीं ना कहीं एक सुराग करने का काम कर रहे हैं। इसी प्रकार से कांग्रेस की बात करें तो कप्तान साहब ने काफी लंबे समय से मेहनत कर रखी है इस इलाके में, निश्चित तौर पर बड़ा कद है, लेकिन उनके कद को कहीं ना कहीं भारतीय जनता कांग्रेस ने छोटा करने का काम किया है। हो सकता है जिस प्रकार से वो कह रहे हैं कि स्थानीय नेताओं ने उनका सहयोग नहीं किया हो, लोकल लीडर्स ने, या उनका सीधा सीधा इशारा चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर हो कि उन्होंने इनका इलाज करने का काम किया हो। अब कार्यकर्ताओं की टीस भी एक अलग चीज होती है। मैं वरुण भाई एक चीज कहता हूं कि नेता तो फिर भी कहीं ना कहीं अपने आप को एडजस्ट कर लेता है, लेकिन उसके साथ जो भावनाएं जुड़ी हुई थी, जो साथ वर्कर जुड़े होते हैं, उनको एडजस्ट नहीं कर पाते। नेता खुद कितनी ही वोट ले लेगा, वो शायद अपने इलाके से 50,000 ले ले, लाख ले लेगा, लेकिन अगर वो ट्रांसफर की बात आती है तो वो ट्रांसफर मात्र 10,000 15,000 से ऊपर नहीं करा सकता। वो तो बड़े से बड़ा लीडर भी, आपको भी इस चीज से शायद अंदाजा लगा सकते हैं। तो ये केवल और केवल दिखावे के लिए कर सकते हैं कि भाई पार्टी में अब सब कुछ ठीक है। असल में तो भारतीय जनता पार्टी में, कांग्रेस में, दोनों पार्टियों में इनके नेता ही एक दूसरे को हराने का प्रयास करेंगे। अगर हम बात करें सिरसा की, तो सिरसा में किस प्रकार से, जब मैं लगातार बताता रहता हूं कि सुनीता दुग्गल ही उनको अपने आप को असहज महसूस कर रही है, वही उनकी टिकट कटने से परेशान है। अगर बात करें हिसार की, हिसार में किस प्रकार से जो जनता का विरोध देखने को मिल रहा है, पार्टी में अंदरूनी फूट नजर आ रही है भारतीय जनता पार्टी में। की आवाज गूंज रही है, आवाज गूंज रही है। अच्छा नहीं क्या, मुझे ठीक आ रही है, एक बार चेक करवा लेता जी। नवीन किसी को भी ठीक नहीं आ रही शायद आवाज। कार्यकर्ता सहन नहीं कर पा रहे। या बात करें अरविंद शर्मा की, तो अरविंद शर्मा को उसके कार्यकर्ता, उसके नेता विरोध कर रहे हैं। कारण क्या है कि जिस प्रकार मैं बता देता हूं, अरविंद शर्मा जी ने आरोप लगाया कि 300 करोड़ का घोटाला मनीष ग्रोवर ने किया है। अब उनको चोर कहा, और चोर क्या, वो आप मान के चले कि जिस व्यक्ति को चोर कहा वो व्यक्ति अरविंद शर्मा के लिए वोट मांगेगा? वो नहीं मांगेगा। ये इस प्रकार की फूट चलती रहेगी और आप देखना भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों अपने ही उधेड़बुन में चलती रहेंगी और जनता के पास जो मैसेज देना था वो मैसेज नहीं दे पाएंगे। हाँ, मैं एक चीज बताना चाहूंगा, आपने देखा होगा कि कल चौधरी अभय सिंह चौटाला ने कुरुक्षेत्र से अपना नामांकन दाखिल किया है और 30 तारीख को सुनैना चौटाला अपना नामांकन दाखिल करेंगे। किस प्रकार हरियाणा प्रदेश में इंडियन नेशनल दल के पक्ष में माहौल बन रहा है। वो माहौल वरुण जी क्यों बन रहा है? क्योंकि जनता ने एक चीज देखा कि असल में कोई जनता की लड़ाई लड़ने वाला हो, जनता की कोई हक अधिकार की बात करने वाला हो, जनता की कोई सुनने वाला है, तो वो इंडियन नेशनल दल है। और जनता यही तो चीज चाहती है कि हमें ऐसा आदमी चाहिए, ऐसा सांसद चाहिए जो हमारे लिए लड़ाई लड़े, ये नहीं आपसी लड़ाई में लड़े। अब कांग्रेस का कोई भी उम्मीदवार लगा लो, वो एक दूसरे को ऊपर छींटाकशी करेगा। भारतीय जनता पार्टी का कोई उम्मीदवार लगा लो, वो 400 पार के नारे का नाम लेगा। अब 400 पार के नारे का क्या हालात हो रहे हैं? वो जैसे 70 पार का जो नारा था हरियाणा में, जैसा 70 पार का नारा हुआ था, ऐसा ही 400 पार का नारा। ठीक है। अब जनता को, भारतीय जनता पार्टी को पता लग गया कि ये 2 चरणों का जो मतदान हुए हैं, जिस प्रकार से जनता ने वोट डालने में रुचि नहीं दिखाई, इसका मतलब है कि जनता जब वोट डालने में रुचि नहीं दिखा रही तो सरकार ने उनके लिए कुछ नहीं किया। लोग घर से बाहर तब निकलते हैं जब उनको ये उम्मीद हो कि हाँ सरकार हमारे लिए कुछ अच्छा किया, जब उनको कुछ अच्छा होने की उम्मीद हो। अब जनता को इनसे कोई उम्मीद नहीं है,
ये अब केवल बहकाकर बरगलाकर जनता के वोट बचाने का काम कर चलिए, रहे हैं। ठीक है। जनता के बहकावे में नहीं आएगी। ठीक है राकेश बढ़ाना भाई, अब कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि भाई जिनको टिकट दिया गया है हम काम करेंगे हाई कमांड का आदेश सिर माथे पर। हालांकि अभी फरीदाबाद से ऐसी और टिप्पणी का इंतजार है, फिलहाल ऐसी टिप्पणियां आने लगी हैं। आपको लग रहा है अब कांग्रेस बिल्कुल ट्रैक पर है, इंटरनल झगड़े जो है वो अब नहीं दिखाई दे रहे हैं पार्टी में? पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि ऐसी जो बड़ा परिवार होता है छोटी मोटी बातें चलती रहती है, और वो कांग्रेस में चली है, इंडिया गठबंधन में चलो, उसके तो कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। अब लोग अपनी अपनी बातें करने लगे पार्टी के प्रति, या जो ऊपर के हाईकमान का आदेश है उसे मानने लगे। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता है वो इतने घबराए हैं, 2 दिन से उनके एक ही बात है, सिर्फ 8 लाख पार हो जाएंगे। राविंदर जी से मिलनसार बहुत है। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, पिछले 5 सालों में राविंदर जी कितनी शादियों में गए, कितने जो दुख के घड़ियां अगर गुड़गांव में लोकसभा में कितने वहां गए, उन्होंने तो बाहर अपने घर के बाहर बोर्ड लगा रखा है, किसी को अगर कार्ड भी काम मायने रखते हैं, काम मायने रखते हैं, काम सुनने पड़ेंगे, काम सुनने चाहिए आपको कि गुड़गांव कितने कर रखे हैं, कितने गुड़गांव को बर्बाद कर दिया, गुड़गांव को लूटने का काम अगर किसी ने किया तो राविंदर जीत ने किया। आपको सुनने का मौका रखना चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलपमेंट कितनी ज्यादा गुरुग्राम लोकसभा के अंदर हुई है वो भी आपको पता होना चाहिए। कितने अंडरपास गुरुग्राम के अंदर बनाए, कितने फ्लाईओवर दिल्ली से जयपुर जाते हुए, आपको रास्ते में आप ब्रेक लगाने की जरूरत नहीं है, आपको अंडरपास मिलेगा या फिर फ्लाईओवर मिलेगा। ये ऐसी योजनाएं हैं। पूरा गुड़गांव दिल्ली से मुंबई एक्सप्रेस वे बनता है तो गुड़गांव घुसने नहीं देंगे, लोकसभा से उतर जाता है और सोलह एलिवेटेड हाईवे आपने देखा होगा, लोग आप आपकी मीटिंग ही नहीं करिए, आपका लोग गुरुग्राम आने का शायद सौभाग्य आपने मिलते नहीं है। आज तो आप आज ऐसे हालात हो रोड जाएंगे। आप मुझे ये सारे नाम एक बात पूछना चाहता माता हूँ, जो एक बात हमारी मुझे है बताओ कि गुरुग्राम कितने से प्रोग्राम उनके हुए, नाम पर कितने प्रोग्राम अगर मेडिकल कॉलेज बनाया है तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बनाया है। रेवाड़ी जी की अगर आधारशिला रखी कुरुक्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी ने 20 प्रोग्राम है, मोदी जी ने आकर के रखी है। तो आपको पहले कामों का आकलन करना पड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी के काम। अच्छा रुक जाइए, उलझिए मत प्लीज, और भारतीय जनता पार्टी एक एक करके कांग्रेस के देश जनता को ठगने की या जनता को और गरीब करने की राजनीति नहीं है। आप अपनी मजबूरी बताएंगे कि आप लोग कांग्रेस की मोदी में जाकर के आप अपनी मजबूरी बताएंगे कि एसवाईएल का पानी क्यों नहीं हरियाणा को देना चाहते। जो आपके भगवंत मान पंजाब में रहकर के ये कहते हैं कि हुन ले लो पानी, जब बाढ़ का पानी आ जाए तो आपके भगवंत मान कहते हैं हुन ले लो। चलिए रुक जाइए, अच्छा रुक जाइए, रुक जाइए, रुक जाइए प्लीज, रुक जाइए, दोनों रुक जाइए। हमारे पास राजगोपाल जी को आते ही इनके पसीने आ गए। अच्छा राकेश भाई रुकिए रुकिए, अरे वो मैं विद्रोही जी से पूछूंगा ना कि राजगोपाल जी के आने से क्या स्थिति हुई है। रुक जाइए प्लीज, प्लीज रुकिए, रुक जाइए, अरे रुकिए भाई, मेरे को विद्रोही जी के पास जाना है, आप रुकिए, आप भी रुकिए। डॉक्टर बेनीवाल रुक जाइए प्लीज, अरे ऐसे मत करिए भाई, ये वाला कार्यक्रम ऐसे नहीं चलता है, प्लीज रुक जाइए। डॉक्टर पंकज बेनीवाल प्लीज रुकिए, डॉक्टर साहब प्लीज रुक जाइए। डॉक्टर पंकज बेनीवाल प्लीज रुकिए। डॉक्टर बेनीवाल मुझे भाई मुझे आवाज नीची करनी पड़े ऐसा ना करवाएं प्लीज। डॉक्टर बेनीवाल रुकिए, डॉक्टर बेनीवाल रुकिए भाई, ऐसे नहीं चलेगा, दोनों को रुकना पड़ेगा प्लीज, रुकिए। राकेश भाई अपनी बात खत्म करिए जल्दी से, 30 सेकंड में बस। वरुण भाई अभी आप इन्हें रोके, मैं इनकी बात अरे आप 30 सेकंड में अपनी बात पूरी कीजिए। मेरी बात यह है, ये अभी कह रहे थे कैप्टन की बात, ये इंडिया गठबंधन वाला कैप्टन, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, तुम्हारे कैप्टन ने 2 साल हरियाणा में राज किया, तुमने क्यों बदल दिया? क्योंकि तुम्हें पता था कि आज हरियाणा में ऐसे दिशा हो गए कि मुख्यमंत्री को लोग पसंद नहीं कर रहे। अभी इनका ही एक सर्वे आया, उसमें 90% लोगों ने कहा कि मुख्यमंत्री को बदल दिया जाए। हमारे कैप्टन की बात करते हो, अपने कैप्टन की बात करो। इन बीजेपी का सर्वे आते रहते हैं, ये खुद ही बताते रहते हैं। अरे वो किसी भी व्हाट्सएप पे सर्वे को या ट्विटर पे सर्वे को देख के मत करा करिए ना, रुकिए। वेद प्रकाश विद्रोही जी भाई, हरियाणा के चुनाव में या माफ कीजिए गुरुग्राम के गुड़गांव के चुनाव में अब जो चेहरा है, आप तो यहाँ की राजनीति को बहुत अच्छे से समझते हैं, चुनाव दिलचस्प हुआ है, मजेदार हुआ है, या स्टार कैंपेनर या स्टार कैंडिडेट के आने से कुछ चुनाव बदला है आपके हिसाब से? देखिए वरुण जी, मैं बड़ी गंभीरता के साथ कह रहा हूं, राज बब्बर जी के आने के बाद कांग्रेस की जीत की संभावनाएं 90% बढ़ गई है। उसका कारण है जी,
आपको इतिहास में ले जाऊंगा थोड़ा सा। जब जनता पार्टी की मनोहर लाल सैनी को जब टिकट मिली और आदरणीय राव वीरेंद्र सिंह जी, इंद्रजीत जी के पिता, विशाल हरियाणा पार्टी से चुनाव लड़ रहे थे, तो उन्होंने भी एकदम ऐलान कर दिया था उनके समर्थकों ने, अरे भाई कैसा उम्मीदवार आ गया, हम तो लाखों से जीतेंगे, 70,000 वोटों से हारे। 1998 में राव इंद्रजीत सिंह जी कांग्रेस के एमपी थे और 99 में जब सुधा यादव जी को भाजपा ने टिकट दी और सुधा यादव का पूरा परिवार राव इंद्रजीत का बड़ा कट्टर समर्थक रहा है। उनके पति सुखवीर सिंह जी बीएसएफ में थे, डिप्टी कमांडेंट, वो शहीद हो गए। वो छुट्टी लेकर आते थे चुनाव में राव इंद्रजीत का समर्थन करने के लिए, इतने कट्टर समर्थक थे। इन्होंने कहा कि हमारे को मिली है, सुधा क्या कर लेगी, हम तो जीत जाएंगे, बुरी तरह हारे। अब भी यही अहंकार आ गया है कि वे राज बब्बर है, क्या कर लेगा, हम जीत जाएंगे। कांग्रेस को इससे बहुत बड़ा फायदा हुआ है। कांग्रेस के सारे नेता एकजुट हो गए हैं, क्योंकि गुड़गांव के अंदर अगर आप गुड़गांव का राजनीतिक समीकरण देखेंगे और नेताओं की बैकग्राउंड देखेंगे तो सारे लोग, चाहे वो भाजपा के नेता हैं और चाहे कांग्रेस के नेता हैं, राव इंद्रजीत से पीड़ित है और राव इंद्रजीत उनकी राजनीति को छोटा करते रहते हैं और जितनी राव इंद्रजीत को ताकत मिलती है उतना ही इनको वो कमजोर करते हैं। अब 2014 में तो राव इंद्रजीत जीत गए, जैसे भाई ने कहा, वो तो एक हवा थी। 2019 में कुछ लोगों ने बगावत करने की कोशिश की, मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूं, मैं नाम नहीं लूंगा, उनको उन्होंने खुले कहा, अरे मगर भाई तुम तो बहुत खिलाफ हुआ करते थे, बोले यार क्या करें, मरना थोड़ी है, ईडी सीबीआई की जांच पहुंच जाएगी। अब क्योंकि वो पुलवामा से बीजेपी का माहौल था, अब सारे बीजेपी नेताओं को लग रहा है कि भाई एक तो ये राव इंद्रजीत का अंतिम चुनाव है और एक बहुत ऐसा उम्मीदवार आ गया कांग्रेस का जो हमारी भविष्य की राजनीति के लिए कोई समस्या नहीं खड़ा करेगा, हमारे विरोध में नहीं कोई नेता तैयार करेगा। अब मौका है राव इंद्रजीत को उसी तरह रिटायरमेंट देने का जैसे राव वीरेंद्र को रिटायरमेंट दिया था, हरा कर। उस समय भी सारे एक हो गए थे। राव वीरेंद्र सिंह जी ने 96 का चुनाव कांग्रेस का लड़ा था और कर्नल राम सिंह ने बीजेपी का लड़ा था। उस समय भी कांग्रेस के और बीजेपी के नेता सब कर्नल राम सिंह के साथ हो गए थे। ठीक है। अब की बार भी यही हालत हो क्या? ईरवाल के अंदर पार्टियों का ज्यादा महत्व नहीं चलता, मैं बड़ी ईमानदारी से कहता हूं। यहां अलग तरह की राजनीति चलती है और सारे अपने आप एक हो जाएंगे और एक अप्रत्यक्ष प्रत्यक्ष। भाई रघुवंश जी ने भी माना कि लोग भाजपा को नहीं वोट देने वाले हरियाणा में, पूरे हरियाणा में। स्वाभाविक है, जब भाजपा को वोट नहीं देंगे तो केंद्र में सरकार कांग्रेस इंडिया अलायंस की बनेगी, उन्हीं को वोट मिलेगा। और आप देख लेना, मैंने राव इंद्रजीत सिंह को 15-20 दिन पहले बाकायदा पोस्ट लिखकर कहा था, वो कह रहे थे बोला भाई उनके समर्थक हो, मेरा चुनाव तो बड़ा मजबूती है, बड़ा कोई समस्या नहीं आने वाली। मगर राव साहब, मेरा तो आपसे व्यक्तिगत मित्रता भी रही है और आज भी व्यक्तिगत मित्रता है, पर मैं आपको सार्वजनिक रूप से आगाह करता हूं, ये चुनाव आपके लिए वाटरलू साबित होगा। चलिए, और आप मेरी बात को देख लेना, इतना क्लोज चुनाव होगा जैसा भाजपा दावा कर रही है। मैं ये नहीं कह रहा कि राव इंद्रजीत सिंह मजबूत उम्मीदवार नहीं है, मैं ये भी नहीं कह रहा राव इंद्रजीत का अपना व्यक्तिगत जनाधार नहीं है। भाजपा का भी कोई हैसियत ही नहीं है गुड़गांव में। भाजपा की जो हैसियत बन रही है या बढ़ेगी वो केवल इंद्रजीत के व्यक्तिगत कारणों से है। अगर खत्म, इंद्रजीत को माइनस कर दो तो ये तो कहीं है ही नहीं इस क्षेत्र के अंदर। और उसकी स्थिति के बाद भी राव इंद्रजीत सिंह के लिए बहुत बड़ी समस्याएं खड़े होने वाली है। आने वाले दिनों में आपको पता चल जाएगा। डॉक्टर पंकज बेनीवाल, आप कह रहे हैं 8 लाख से जीत होगी, विद्रोही जी कह रहे हैं राज बब्बर के आने के बाद 90% संभावना कांग्रेस की बढ़ गई है। वरुण भाई, गुरुग्राम लोकसभा में जब से राज बब्बर को कैंडिडेट इन लोगों ने बनाया तब से एक आम चर्चा जनता के बीच में है। मैं पेशे से डॉक्टर हूं तो लोग आते जाते भी रहते हैं। मेरे पेशेंट्स या जनता जो है वो गुरुग्राम लोकसभा की ये कह रही है कि क्या कांग्रेस को 10 में से पहले तो 9 सीटें मिली, 9 में से क्या 9 लोग भी हरियाणा के नहीं मिले। इन्होंने यूपी से एक्सपोर्ट कर करके एक कैंडिडेट को उतारा, राज बब्बर को,
क्या हरियाणा या गुरुग्राम लोकसभा में कांग्रेस के संगठन में इतने बड़े संगठन में बताते हैं अपना? राकेश भाई आ रहा हूँ, रुके रुके आ रहा हूँ, आपके पास आऊंगा। मैं रोक नहीं रहा था क्या? मैं रोक रहा था ना। आपको भी वैसा ही बनना है क्या? हाँ जी, एक मिनट विद्रोही जी कुछ करेक्शन कर रहे हैं। आ रहा हूँ बेनीवाल जी, आ रहा हूँ। हाँ जी, मैं 1 सेकंड लूंगा पंकज जी। जब राज बब्बर का परिवार पाकिस्तान से आया तो हरियाणा में आया और उनका परिवार उनके पिता को छोड़कर गुड़गांव और फरीदाबाद में रहता है। अब उनका घर भी फरीदाबाद में है, तो आप ये न कहिए, आप ये कह सकते हैं कि अंबाला में रुके नहीं, आप ये नहीं कह सकते कि उनका हरियाणा से कनेक्शन नहीं है, वो गुड़गांव में रहते हैं। संयुक्त पंजाब जिसको बोलते थे। आप उस समय के इतिहास की आप लोग बातें कर रहे हैं, हम बातें बता रहे हैं आज की। वो जब से लेकर के उसके बाद आगरा शिफ्ट हुए, उसके बाद मुंबई चले गए, मुंबई से फिर आगरा आए, यूपी से ही वो एमपी बने हैं लगातार। आपके पार्टी के यूपी के प्रभारी नहीं है, वो यूपी के प्रभारी नहीं है। सारे एक दिन का हरियाणा के अंदर हो राज बब्बर का, तो आप बता दें राज बब्बर आप कैंडिडेट है। अगर राज बब्बर ने एक दिन भी हरियाणा के अंदर बिताया हो, जिसकी बात आप अतीत की कर रहे हैं, हम तैयार हैं आपकी सुनने के लिए। एक दिन, मैं तो सिर्फ एक दिन पूछना चाह रहा हूं आपसे। चलिए छोड़ दीजिए। ऐसा है, फिर तो बेनीवाल जी, खट्टर जी भी हरियाणा के नहीं है। खट्टर जी भी दिल्ली चले गए थे, बचपन में कुछ दिन रहे बनानी, उसके बाद पढ़े भी दिल्ली में किया। अगर आप आपके सामने नहीं क्या, ठीक है रुकिए, मैं रुक जाइए प्लीज। पढ़ा उनके बारे में भी एक दिन भी नहीं रहे। अच्छा रुक जाइए, आज वो हरियाणा के होने के, अरे भाई रुक जाइए प्लीज, हरियाणा की जनता अपने हितों के साथ चलती है। ऐसे ना करिए भाई। काम करता है, 24 घंटे खड़ा रहता है। अच्छा विद्रोही जी प्लीज 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 रुक जाइए। विद्रोही जी आप भी रुकिए, बेनीवाल जी आप भी रुकिए, रुक जाइए, बस आ गई ना बात। रजवंत भाई, राज बब्बर स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है, कांग्रेस का जो चयन है उसने इकट्ठा कर दिया है लोगों को। आज जो लोग नाराज थे, इस तरह से सोच समझ के कांग्रेस ने उम्मीदवार दिया है। विद्रोही जी का ये दावा है। देखिए, मैं एक चीज बताना चाहूंगा, ये नहीं है कौन मजबूत है कौन कमजोर है। मैं तो बात यही तो चीज कर रहा था कि मुद्दों की बात कौन कर रहा है और जनता को अपना मैसेज देने में कामयाब कौन हो रहे हैं। मुद्दा वोट जनता को देनी है। यहाँ पर यह मुद्दा नहीं है कि कोई मुंबई से आया है, कोई पाकिस्तान से आया है, कोई रेवाड़ी से आया है। अब जिस प्रकार से राजा साहब हमारे रेवाड़ी के बासिंदे हैं, लेकिन एक बार इनसे कोई पूछे तो सही, क्या वो आम जनता से मिलते हैं? वो आम जनता से तो नहीं मिलते। और यहाँ पर तो मैसेज ये भी आता है कि राजा साहब के पास मिलने के लिए बड़ी लंबी लाइनें लग जाती है, हो सकता है टाइम भी ना दे, हो सकता है गेट भी ना खुले, इस प्रकार की भी बातें चलती है। तो ये मायने नहीं रखता कि जनता के बीच में कौन रहता है, मायने ये रखता है कि जनता के लिए काम किसने किया। आप जिस प्रकार से ये बात कह रहे थे, मुद्दों की बात नहीं कर रहे कि जनता भारतीय जनता पार्टी को वोट क्यों दे। वो वोट इसलिए देगी क्या कि लगातार भाई विद्रोही जी वो तो आप ही को कोट कर रहे हैं। विद्रोही जी आप ही को कोट कर रहे हैं कि आपने मान लिया बीजेपी को वोट नहीं मिलेगा तो स्वाभाविक है कांग्रेस को मिलेगा। नहीं, वो तो विद्रोही जी कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन एक बात बताओ ना विद्रोही जी, ये भी ध्यान है कि जब पूरे देश में मोदी की लहर थी, जब 2 सीट इंडियन नेशनल दल की निकल के आई थी और जो राष्ट्रीय पार्टी होने का दावा करती थी उसकी 1 सीट निकली थी। 2014 को भूलिए ना विद्रोही जी। और मैं इस बार भी आपको ये कह रहा हूं कि हरियाणा का इस बार विधानसभा का ही नहीं, लोकसभा का रिजल्ट भी चौंकाने वाला मिलेगा। जो लोग ये कहते थे कि इंडियन नेशनल दल के पास कुछ भी नहीं है, मैं तो अभी ये देख रहा हूं कि दिन प्रतिदिन किस प्रकार से इंडियन नेशनल दल के पक्ष में माहौल बनता जा रहा है। जनता को विश्वास जगह है, उम्मीद जगी है। वो उम्मीद इसीलिए जगी है कि जनता का दिल जीता है चौधरी अभय सिंह चौटाला ने, इंडियन नेशनल दल पार्टी ने। अब मैं आपको बताना चाहूं कि ये कह रहे हैं कि हम मुद्दों की बात करते हैं। एक चीज बताएं कि क्या यहाँ पर डिफेंस यूनिवर्सिटी थी, उस डिफेंस यूनिवर्सिटी का क्या रहा? ये मेट्रो की बात क्यों नहीं करते कि मेट्रो गुड़गांव से आगे क्यों नहीं बढ़ी? ये बात क्यों नहीं करती कि गुड़गांव में पानी क्यों भरता है? ये इन चीजों की बात क्यों नहीं करते कि रेवाड़ी में मेडिकल कॉलेज बनने की बात थी, वो मेडिकल कॉलेज क्यों नहीं बन पाया? इन चीजों की बात नहीं कर रही है। क्यों? क्योंकि इन चीजों की बात करेंगे तो ये फंसकर खड़े हो जाएंगे। ठीक है। और वो भ्रष्टाचार की लगातार बात चलती रही थी। भारतीय जनता पार्टी के राज में तो खुद भ्रष्टाचार हुआ है और राव इंद्रजीत सिंह के जो समर्थक है उन्हीं पर लगातार भ्रष्टाचार का आरोप लगा है। जब उन्हीं के ऊपर आरोप लगा है तो जनता उनके ऊपर विश्वास कैसे करेगी? और कांग्रेस की हालत यह है कि
कि कांग्रेस आज अपने आप को ही नहीं, उसके नेता अपने वर्चस्व की लड़ाई में एक दूसरे को हराने का प्रयास में लगे रहेंगे। ठीक है। और उसका फायदा इंडियन नेशनल दल को होगा। राकेश बढ़ाना जी। राकेश भाई। वरुण भाई, अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे कि जब से इंडिया गठबंधन की जो टिकट अनाउंस हुई है राज बब्बर जी की, वो कह रहे हैं कि मेरे पास, मैं डॉक्टर हूँ, पैसे से मेरे पास लोग आ रहे हैं और वो कह रहे हैं कि बाहर से लेके आ गए। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, 22 लाख लोग आते हैं क्या आपके पास? जो 22 लाख लोग ये कह रहे हैं कि बाहर से कैंडिडेट ले आए। मैं कह रहा हूँ हम तो बाहर से कैंडिडेट ले आए, जनता टीवी पर डिबेट चल रही है लाइव। आपके पास, आपके तो आपका कोई कांग्रेस से ले गए, कोई आम आदमी से ले गए। और सबसे बड़ी बात है, आप लोगों के जो जिन्होंने कोयला चोरी की, जिन्होंने कोयला चोरा घोटाले में सबसे बड़ा नाम आया, और आज इनकी बौखलाहट में समझ सकता हूँ, क्योंकि आज हरियाणा में ऐसे हालात हो गए, जो इनके कैंडिडेट है कुरुक्षेत्र जो कैंडिडेट है नवीन जिंदल जी, पिछले इतने 15 दिनों से इनकी टिकट अनाउंस हुई है, लोग उन्हें गांव में घुसे नहीं दे रहे, वो दिल्ली आ जाते हैं दर बसों के, फिर दिल्ली से इनको लेके जाया जाता है दोबारा कि आप कुरुक्षेत्र चलिए। तो ऐसे हालात क्या हरियाणा में हो गए हैं। और आप देखें पिछले दिनों में कुरुक्षेत्र में 1 महीने से सुशील गुप्ता जी के इतने प्रोग्राम हो रहे, इतने लोग उन्हें बुला रहे हैं, और हरियाणा में, गुड़गांव में, कुरुक्षेत्र, बाकी और जगह इनके कैंडिडेटों को बुला ही नहीं रहे लोग। तो ये तो जिस तरीके से बातें कर रहे हैं, इनकी बौखलाहट है। पूरा हरियाणा जानता है कि आज भारतीय जनता पार्टी के जो कैंडिडेट है उनके कैसे हालात है। ठीक है। रही बात आम आदमी की, तो आम आदमी के पास आज संगठन की अगर हम बात करें तो हरियाणा में सबसे ज्यादा जो पदाधिकारी है वो हमारे पास है, और सबसे मजबूत कैंडिडेट है जो हमारे इंडिया गठबंधन के। चलिए ठीक है, जल्दी से विद्रोही जी भाई, ये जो आपने दावा किया और दूसरी ओर जो डॉक्टर पंकज बेनीवाल कह रहे हैं, क्या ये बाहरी बनाम स्थानीय वाला चुनाव होने वाला है गुड़गांव का? देखिए, मैं राव इंद्रजीत सिंह जी के प्रति कोई कठोर शब्द प्रयोग नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं कभी करता भी नहीं हूं। पार्टियों के प्रति करता हूं, नेताओं के प्रति करते हैं। पर डॉक्टर पंकज जी का आकलन ही गलत है। अगर आप गुड़गांव लोकसभा क्षेत्र के आम जनों से पूछोगे, चाहे भाजपा कार्यकर्ताओं से पूछ लेना, वरुण जी चुपचाप पूछ लेना, नहीं मैं कोई चिंता नहीं। नहीं, मैं आपसे कह रहा हूं राव इंद्रजीत सिंह का कितना कनेक्ट है वर्करों से। उनका एक वोट बैंक पक्का है, मैं मानता हूं, और उनके समर्थक भी पक्के हैं, ये भी मैं मानता हूं। और वही कारण है कि उनका जो केवल उन्हीं के कट्टर समर्थक चला रहे, भाजपा का कोई कार्यकर्ता आज तक उसमें सम्मिलित नहीं हुआ है। केवल बड़ा नेता आता है तो बस शक्ल दिखाने चले जाते हैं, क्योंकि मैं एक एक आदमी को जानता हूं। और राव इंद्रजीत की जो विज्ञप्तियां आती है ना, उसमें किन के नाम होते हैं वो आप पढ़ लिया करें, उससे आपको पता चल जाएगा कि इनमें कौन भाजपा का है, कौन राव इंद्रजीत का कट्टर समर्थक है, कि उनके कार्यक्रम में शामिल कौन हो रहा है। तो वो स्थिति राव इंद्रजीत की राज बब्बर से कहीं ज्यादा खराब है। ठीक है। हाँ, ये जो कहते हैं ना, ये इनका जो पैमाना है, अगर उस पैमाने पे चलोगे तो राव इंद्रजीत की स्कूलिंग कहाँ हुई है? कसौली के अंदर। राव इंद्रजीत सिंह की एजुकेशन कॉलेज कहाँ हुए? दिल्ली के अंदर। और राव इंद्रजीत सिंह स्थायी निवासी कहाँ के हैं? दिल्ली के अंदर। शादी ब्याह कहाँ हुए? दिल्ली के अंदर। बेटियों के शादी ब्याह कहाँ हुए? दिल्ली के अंदर। कोई पारिवारिक सामाजिक कार्यक्रम कहाँ होता है? दिल्ली के अंदर। चलिए छोड़ दीजिए। मैं ये नहीं कह रहा वो रेवाड़ी के नहीं है, वो रेवाड़ी के हैं, रामपुरा के हैं। मैं खुद स्वीकार कर रहा हूँ है यहाँ के, मैं कब कह रहा हूँ, पर मैं कह रहा हूँ जो पैमाना आप जैसे लोग अपना रहे हैं, वो पैमाना अपनाओगे तो आपको ही ज्यादा नुकसान होगा। चलिए भाई, क्लोजिंग पंकज बेनीवाल भाई, विद्रोही जी के मुताबिक कमजोर पड़ते हैं राज बब्बर के आगे इस वक्त। हम देखा जाए तो राव इंद्रजीत वो कह रहे हैं कनेक्ट के लिहाज से और दूसरी मौजूदा स्थिति के लिहाज से। वेद प्रकाश विद्रोही जी की पार्टी के कैंडिडेट अभी नए नए आए हैं 2 दिन पहले। इससे पहले तो उनके पास कैंडिडेट ही नहीं थे, इनके रायते इधर उधर चल रहे थे, रायते में मिर्च ज्यादा है। कैप्टन अजय सिंह यादव जी के बयान आपने सुने, बैठक इसलिए नहीं बुलाई देना है कि हम समर्थन देंगे, मीडिया के सामने कुछ और होते हैं, तो इनके तो हाथी के दांत दिखाने के कुछ और, खाने के कुछ और होते हैं।
तो राव इंद्रजीत जी यहां से जीत रहे भारी बहुमत से, भारी मतों के साथ 8 लाख मतों से जीतेंगे। अब विद्रोही जी कुछ भी सोचे, कुछ भी कह ले कि कितना मजबूत कैंडिडेट हमारा है, इनकी भी दिल के अंदर की आत्मा बोलती है कि भाई कैंडिडेट तो बढ़िया नहीं दिया कांग्रेस पार्टी ने, तो चलो जैसा भी हमारे सिर माथे। ठीक है। और सिर माथे शब्द आदमी जब यूज करता है तब वो परेशान होता है, नहीं तो ये कहता है जी मैं सहस ने स्वीकार करता हूं। जब आदमी गुस्से में होता है, परेशान होता है, बोला तेरी बात मेरे सिर माथे, तो ये बातें आती है कि जो सिर माथे शब्द कब यूज किया जाता है। वरना हरियाणा में आप भी अच्छे से जानते होंगे, इस प्रकार की कोई भी चीज जानते हैं। चलिए तो आप सभी मेहमानों के विचार वक्तव्य मेरे सिर माथे, और इसके साथ ही आज की चर्चा का समापन। आप चारों मेहमानों को जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सियासी अखाड़ा देख रहे थे आप, रुकने कुछ देर के लिए, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।